चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट करना है। एमसीक्यू की हमारी क्लास है और सारे एमसीक्यू आज हमें कंप्लीट करना है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सारे एमसीक्यू यहाँ पर गिवन है। इसको हम कंप्लीट करते हैं आज ही सेशन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक से पढ़ी है तो सारे एमसीक्यू आपके हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में आपसे चर्चा करी है, डिटेल में आपको पढ़ाया है कॉस्ट अकाउंटिंग। जल्दी से खत्म करते हैं। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इज नोन एज कमर्शियल कॉस्ट। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को हटाकर जो सारी कॉस्ट होती है उसको कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। और ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। ये हमने आपको कहां पढ़ाया था दोस्तों? क्लासिफिकेशन में। मैं एक एक करके दिखाता भी हूं आपको। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट को हटाकर जो कॉस्ट होती है उसको कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर दो कॉस्ट आती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले वाले का आंसर क्या है? सी, कि भैया टोटल कॉस्ट जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हटाकर अदर देन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, उसको छोड़कर बाकी कॉस्ट को क्या कहते हैं? टोटल को कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट? बताओ सर, कौन सा इसमें से रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है? संक कॉस्ट के एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था। संक कॉस्ट कल मैंने आपको बताया था, रेलिवेंट और इररेलिवेंट का मतलब, ठीक है ना, पिछली क्लास के अंदर। संक कॉस्ट की एक लाइन लिखवाई थी, वहां पर लिखा था संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और इसका मैंने एग्जांपल भी आपको समझाया था। एग्जाम्पल लिया था एक, याद करो, क्लास में जाओ अगर नहीं याद है तो। संक कॉस्ट का एग्जाम्पल लिया था कि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, आपको मैंने एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था डिसीजन दो, क्या हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोनों ही एग्जांपल के अंदर आप सेम ले रहे थे, एक में फिक्स कॉस्ट थी, एक में फिक्स कॉस्ट नहीं थी। तो संक कॉस्ट एक तरह की फिक्स कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं करती, चाहे उसको आप इंक्लूड करके डिसीजन ले लो चाहे इंक्लूड ना करो, सेम डिसीजन रहता है। याद होगा तो आपको। तो संक कॉस्ट क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? जो डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डाल दे। डिसीजन मेकिंग से जिस कॉस्ट पे इंपैक्ट आए या जिस कॉस्ट की वजह से डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट आए उसको रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। और ऐसी कॉस्ट जिससे डिसीजन मेकिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आता उसको इंक्लूड करो तब भी सेम डिसीजन, नहीं करो तब भी सेम डिसीजन, दैट इज कॉल्ड नॉन रेलिवेंट कॉस्ट। संक कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग कहां लगाई जाती है दोस्तों? देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत जगह लगाई जाती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है, पर हमारे स्टडी मैट के अंदर फार्मास्यूटिकल में प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं दे रखा। हमारे स्टडी मैट के अंदर जो दे रखा आप वही याद करो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाएगी कहां पर? एयरलाइन कंपनी में, और फार्मास्यूटिकल के अंदर लगाई जाएगी बैच कॉस्टिंग, ठीक है ना। ओ सॉरी, एयरलाइन में कहा कह रहा हूं, फार्मास्यूटिकल में प्रोसेस दे रखा है, जबकि बैच कॉस्टिंग भी फार्मास्यूटिकल में लगता है। मेरे से गलत हो गया। फार्मास्यूटिकल कॉस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वहां पर बैच कॉस्टिंग भी लगता है और प्रोसेस भी लगता है। तो स्टडी मैट में जो हमारे सीएमए का इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है उसके अंदर क्लियरली मेंशन करा है कि फार्मास्यूटिकल में आप प्रोसेस कॉस्टिंग का आंसर लिखे। हालांकि बैच भी लगता है, मैंने आपको समझाया था पहले भी, इस बारे में टिप्पणियां करी थी हमने कि सर फार्मास्यूटिकल में तो सिर्फ प्रोसेस ही बोल रहा है इंस्टीट्यूट, प्रोसेस और बैच दोनों लगता है। और ये इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि हर दवाई के पीछे उसके पैकेट में बैच नंबर होता है। तो इंस्टीट्यूट ने इसको प्रोसेस और बैच दोनों करना चाहिए था, पर नहीं करा, कोई बात नहीं। तो इंस्टीट्यूट की बुक में जैसा कराया आपको वैसा ही आंसर प्रेजेंट करना है, क्योंकि पेपर में भी वही सही माना जाएगा, ठीक है। पर कॉन्सेप्चुअली आप ये नहीं कहेंगे कि बैच कॉस्टिंग अप्लाई नहीं हो रही उसमें, फार्मास्यूटिकल में, गलत हो जाएगा। बैच भी अप्लाई करता है, पर मॉड्यूल के अंदर क्या दे रखा है? प्रोसेस दे रखा है। तो फार्मास्यूटिकल में हम प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे। इसका क्या है? बी, प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ठीक है।
द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन देना मैनेजमेंट को जो डिसीजन ले सके। पिछली क्लास में हम यही तो करते थे, पिछली क्लास में हमने यही तो पढ़ा पूरा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। इसका आंसर क्या है? सी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रेलिवेंट है, रेलिवेंट। रेलिवेंट क्यों है सर? उससे हमारा डिसीजन चेंज होता है। मैंने इसका एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि एक कंपनी एक है, याद है मैंने कहा था आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो वाला एग्जांपल याद है? मैंने आपसे कहा था कि एक पर्सन है जो अपनी अकाउंटेंट की जॉब छोड़ रहा है 20,000 पर मंथ, फिर उसने सीए में ज्वाइन करा। वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक तो अपना जो जितना कोर्स में पैसा लगा, एक तो वो चाहता है अपनी सैलरी से, प्लस बेनिफिट टू बी लॉस, जो अकाउंट की जॉब छोड़कर उसने जो पैसा गवाया वो भी बेनिफिट टू बी लॉस। तो बेनिफिट टू बी लॉस इज अ रेलिवेंट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी एक रेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हमारा डिसीजन चेंज होता है। मेरे पास 3 कंपनी का ऑफर आया है, एक में 50,000, एक में 60, एक में 70, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरा डिसीजन चेंज होगा, मैं 70 वाले में जाऊंगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेलिवेंट कॉस्ट है, उससे मेरा डिसीजन चेंज होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। कॉस्ट आर क्लासिफाई इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल, सेवेबल। भाई बताओ कौन सी ऐसी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है, किस नाम का क्लासिफिकेशन है जो वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई करता है? बिहेवियर क्लासिफिकेशन। बिहेवियर क्लासिफिकेशन से ही हम फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में बांटते हैं कॉस्ट को। इसका दूसरा नाम भी है जो नोट्स में अलग लिखा हुआ है, लिस्ट का है वो, देखो ये रहा, चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, और यहां पर स्लैब देख लियो बिहेवियर क्लासिफिकेशन, उसकी वजह से बांटते हैं फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। चेंज इन एक्टिविटी और चेंज इन वॉल्यूम की वजह से भी और बिहेवियर के हिसाब से भी फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में बांटा जाता है क्लासिफिकेशन को, बिहेवियर क्लासिफिकेशन। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर डिटरमाइन फॉर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री? प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग लगाई जाती है बताइए सर? प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कॉस्टिंग लगाई जाती है सर? जॉब कॉस्टिंग लगाई जाती है, क्योंकि प्रिंटिंग कोई अलग से नहीं होती, प्रिंटिंग कोई अलग से नहीं होती। जब ऑर्डर आएगा तब मैं काम करूंगा ना, तो जब ऑर्डर आएगा तब मैं काम करूंगा, इसका मतलब जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाई की जाएगी प्रिंटिंग के अंदर। डी विल बी द राइट आंसर। ओवर विच ऑफ द फ्लोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव अ लीस्ट कंट्रोल? ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसमें मैनेजमेंट में लीस्ट कंट्रोल रहता है, ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है? इसका देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट इसको एक हद तक एलिमिनेट नहीं कर सकता, उसको कम कर सकता है पर खत्म नहीं कर सकता। अगर खत्म कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जहां पर जो हमारा कंपनी है उसको थोड़ी ना थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दी गई, फिर आप मार्केट में नहीं रहोगे। एडवर्टाइजमेंट कराना कंपलसरी है, ठीक है ना? तो एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्ट होती है वो एक मैनेजमेंट के हाथ में लीस्ट कंट्रोल रहता है। लीस्ट कंट्रोल का मतलब आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत उसमें कम कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसको ज्यादा कर सकते हो, पर ऐसा नहीं हो कि आप उसको एलिमिनेट ही कर दो उस कॉस्ट को। तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारी क्या होती है? लीस्ट कंट्रोल रहता है मैनेजमेंट के हाथ में। जबकि वेजेस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराना, मशीन का ब्रेकडाउन होना, इसमें फुल कंट्रोल रहता है। लेबर हटाओ, वेजेस कम, मशीन हटाओ, आपके पास मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट जो होगी, मशीन नहीं लेकर आओ, ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, ब्रेकडाउन मतलब खराब होगी नहीं, है ना? बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराओ ही मत, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। बट एडवर्टाइजमेंट ना कराओ, इससे आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी करानी पड़ती है, हमें लोगों को बताना पड़ता है हमारे बिजनेस के बारे में। वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स्ड, कहां पर? पर यूनिट पर। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है दोस्तों? फिक्स रहती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इसका बी विल बी द राइट आंसर। बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से कॉस्ट को कितने भागों में क्लासिफाई करा? 3 भागों में बिहेवियर के हिसाब से, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। इसमें एक ही पॉइंट दे रखा है फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कोई बात नहीं, जो दे रखा है वो लिख दो, सेमी वेरिएबल भूल गए होंगे, है ना? तो बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से, बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से कॉस्ट को 3 भागों में बांटा था, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अभी 2 ही दे रखा है, 2 पे टिक कर दो, तीसरा ये वाला नहीं है। प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री के खर्चे जोड़ दूंगा तो बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट याद है ना? प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री के खर्चे जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट, ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट। सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से आइटम एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं?
12वें का आंसर क्या होगा सर, इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है, इंटरेस्ट अगर डिवेंचर मिल रहा है वो इनकम है, खर्च कॉस्ट नहीं है। और अगर हम कैश डिस्काउंट देते हैं ना, डिस्काउंट जब दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट दिया जाता है सेल के टाइम पे तब होता है, वो डिस्काउंट आता है एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से किया जाता है, पर कैश डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट अकाउंटेंट में नहीं आएगा। तो तीनों में से कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट में नहीं आता। देखिए ये पर्सनल खर्चा है, ये इनकम है, और डिस्काउंट कैश वाला नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन सेल आएगा, ट्रेड वाला कह सकते हैं आप। ऑल ऑफ दिस विल बी द एक्सक्लूड फ्रॉम द फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। का मतलब है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया, फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाता है। जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के होने वाले खर्चों को जोड़ देंगे तब जाकर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड, सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे, बस मटेरियल नहीं, लेबर नहीं और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, सिर्फ फैक्ट्री के। Which of the following is included in a financial account but not in a cost account? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाता है पर कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता, बताइए सर। देखिए एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स ऑन गुड्स। जब हम गुड्स पे टैक्स लगाते हैं, अब तो जीएसटी लगता है ना, जब जीएसटी नहीं था ना 2017 से पहले, 2017 में जीएसटी आया, उससे पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम तो आज भी है, ठीक है, इसके बाद वैट, सीएसटी, इस तरीके के टैक्स लगते थे जीएसटी के आने से पहले। जीएसटी एक सबका मर्ज कर दिया इन्होंने। अब एक्साइज ड्यूटी जो है ये ऐसा टैक्स होता है जब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं गुड्स और गुड्स निकलते हैं जब फैक्ट्री से बाहर, तब टैक्स लग जाता है। जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर होकर फैक्ट्री से बाहर निकलेंगे तो टैक्स लगाया जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, इसको कस्टमर से चार्ज किया जाता है। जितने भी टैक्स है वो कस्टमर से चार्ज होंगे, इनकम टैक्स को छोड़कर। जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सब कस्टमर से चार्ज किया जाता है और गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है। तो ये कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, कॉस्ट में जोड़कर कस्टमर से चार्ज किया जाता है, फिर जमा कराया जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इंक्लूड होता है। सर यहां पर जो इंक्लूड नहीं होता वो होता है डिविडेंड पेड। जो डिविडेंड हमें दे जा रहा है वो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आएगा, पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी पार्ट नहीं है। सर डिविडेंड देना, आपने शेयर इशू करे, पैसा लिया लोगों का, अब उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर सर वो आप कस्टमर से थोड़ा चार्ज करोगे, वो तो आपको पैसों की जरूरत थी, आपने पैसे की जरूरत थी, आपने शेयर इशू करके पैसा फंड रेज करा। अब फंड रेज करने के बाद आप उनको जो डिविडेंड दे रहे हो, क्या वो भी कस्टमर से चार्ज करोगे? नहीं। तो डिविडेंड पेड जो होता है दोस्तों कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता। जो रॉयल्टी होता है एक्साइज ड्यूटी, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, कस्टमर से चार्ज किया जाता है। और कैरिज एंड फ्रेट तो क्या ही जाता है। एडवर्टाइजमेंट को क्या मानो, एडवर्टाइजमेंट हमारा सेलिंग ओवरहेड होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा? एडवर्टाइजमेंट कराना क्या है, सेलिंग का पार्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन का? बड़ा सिंपल है, जल्दी बताओ सर। सेलिंग का पार्ट है, बहुत बढ़िया। एडवर्टाइजमेंट कराना किसका पार्ट है? सेलिंग का। विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्राइब्स अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 20 engraved डॉट फॉर अ न्यू क्लब हाउस एट अ गोल्फ कोर्स? ये क्या कह रहा है, 20 डोर बनाए थे नए क्लब हाउस के लिए जो गोल्फ कोर्स में है, तो इसमें से कौन सी कॉस्टिंग लग रही है? हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सर, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सिमिलर नेचर की चीज हम बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक जैसे डोर हम बल्क में जब मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें बैच कॉस्टिंग लगती है। बैच कॉस्टिंग कहाँ लगाई जाती है? जब आप सिमिलर नेचर की चीज बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करें। एक ही डोर है, सेम डोर है, 20 मात्रा में रिकॉर्ड, 20 मात्रा, 20 डोर बहुत हो गए, समझ लो, 20 दरवाजे बहुत हो गए। तो सेम टाइप के दरवाजे, इंग्रेव डोर का मतलब है सेम टाइप के दरवाजे नई क्लब हाउस के लिए आप बना रहे हो 20, तो इसका मतलब बैच कॉस्टिंग लगाई जाएगी, ठीक है सर। सर्विस तो दे नहीं दे, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और ऑर्डर आने पे काम नहीं करते, पहले से बना रहे हो, तो बैच कॉस्टिंग अप्लाई होगी, क्योंकि सिमिलर नेचर के दरवाजे बल्क में बनाए जा रहे हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या जुड़ता है सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नहीं। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या जुड़ता है सर? टोटल कॉस्ट विच आर कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, ये रहा सर। टोटल ऑफ द कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू दी प्रोडक्ट, जितने भी सारे डायरेक्ट खर्चे हैं वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट माना जाता है ना। जितने भी सारे, ये तो लिखा हुआ है टोटल ऑफ द ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट का टोटल। सारी कॉस्ट कौन सी? विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज, मतलब सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ लिखा है
कॉस्ट का टोटल करना है। कौन सी कॉस्ट का? डायरेक्टली चार्ज वाली कॉस्ट। डायरेक्टली चार्ज मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल। डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही याद करना है आपको। कहता है द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज सेड टू बी बजट कंट्रोल, कॉस्ट एनालिसिस या नन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, रेगुलेशन रूल बनाए जाते हैं, एक एक्शन लिया जाता है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अंडरटेकिंग के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है, रेगुलेशन बनाए जाते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो उसको कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल में बेसिकली हम क्या करते हैं? कॉस्ट से रिलेटेड हम रूल्स बनाते हैं, एक्शंस लेते हैं कि वो बढ़े ना, वो कंट्रोल में रहे। तो कॉस्ट कंट्रोल इज द आंसर ऑफ 17 क्वेश्चन, द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट जो ऑपरेटिंग, जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसमें एक्शन लेना, रेगुलेट करना, गाइड करना, उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट कंट्रोल। जिससे कॉस्ट कंट्रोल रहेगा, आप गाइड करोगे ठीक से तो कॉस्ट कम रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो बढ़ जाएगी। कोई भी अलग काम कर रहा है अपना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस को दोस्तों दूसरा नाम है, याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंस। कई बार पेपर में आया हुआ है ये। डायरेक्ट एक्सपेंस को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? चार्जेबल एक्सपेंस नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होगा? सर डायरेक्ट मटेरियल तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, पर इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट, राइट। आप देखिए फ्ैक्ट्री ओवरहेड की मैंने लिस्ट लिखवाई थी क्लास में, वो लिस्ट में देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा वहां पर। Which of the following is the part of both prime cost and conversion cost? इनमें से कौन सा? डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट होता है और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट होता है, ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर ही ऐसी है जो प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट दोनों का पार्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है। क्वेश्चन या प्राइम कॉस्ट तो पता है, सारे डायरेक्ट खर्चों को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन क्या होता है? देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में लग रही है। मुझे बताओ कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाना है? लेबर की कॉस्ट। मेरे पास लकड़ियां है, मैं कह रहा हूं उससे सोफा बनाओ, तो लेबर ही तो बनाएगा। तो एक डायरेक्ट लेबर ही होता है जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि लेबर होगा तभी वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनेगा। समझ में आया? कन्वर्जन का मतलब क्या है? ऐसी कॉस्ट का खर्च होना, ऐसी कॉस्ट का इंकर्ड होना जो हमारे खर्च हुआ जब हम कन्वर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट खर्च हुई उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, और ये डायरेक्ट लेबर वाली होती है क्योंकि लेबर ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कन्वर्जन कॉस्ट तो है ही, प्राइम कॉस्ट का पार्ट तो है ही, दोनों का पार्ट है। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, ये तो कॉस्ट शीट वाली चैप्टर पढ़ा था आपने मेरे से, पूरी डेफिनेशन याद कराई थी मैंने आपको। कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में आपको पूरी डेफिनेशन याद कराई है। तो बताओ ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट शीट को? यस। देखिए वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क फैक्ट्री। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जोड़ दूंगा तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट है ये। तो जिस बच्चे को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है वो आराम से कर लेगा इसको। आगे, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन और खर्चे किसका पार्ट माना जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? क्योंकि डायरेक्टर कहां पर रहते हैं? ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? देखिए कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है लॉन्ग टर्म फिनोमिना, चैलेंज, स्टैंडर्ड, तीनों है। मतलब बेसिकली कॉस्ट का रिडक्शन एक शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 मिनट में कॉस्ट रिड्यूस कर दूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट को रिड्यूस करा जाता है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म नहीं है। पहला चैलेंजिंग है, आप ऐसे कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, चैलेंजिंग है। इसके बाद लास्ट है इट कैरीड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। कॉस्ट रिडक्शन करने से आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर रिड्यूस करना है तो बहुत सारे क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देते हैं, अच्छा मटेरियल यूज नहीं करते, उससे कॉस्ट रिड्यूस जाती है। पर नहीं, यही तो चैलेंज है कि कम पैसों का रॉ मटेरियल में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, तो कॉस्ट रिडक्शन भी करना पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है लॉन्ग टर्म फिनोमेना, चैलेंजिंग, चैलेंज होता है कि कम क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी में कम कॉस्ट लगे, और विदाउट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज,
तीनों ही इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपनी ही कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना, दैट इज कॉल्ड नोशनल कॉस्ट। ये पेपर में आता है कई बार, सर मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस मेरे ही पैसे में मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। अरे मेरा ही तो बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं और अपने ही बिजनेस से पैसा ले रहा हूं इंटरेस्ट, तो मेरा ही बिजनेस है, पैसा ही मैंने लगाया, उसमें जो कमा रहा हूं मैं वो मेरी जेब में आ रहा है, तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा हूं। नोशनल कॉस्ट क्या होती है? ये नोशनल कॉस्ट। अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना क्या है? नोशनल कॉस्ट है। ठीक है सर, खत्म। ट्रू फॉल्स आ जाओ जल्दी से एक बार। प्रोसेस कॉस्ट मेथड इज सुटेबल फॉर कोल इंडस्ट्री, नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग कोल इंडस्ट्री में नहीं होते। कोल इंडस्ट्री कहां से प्रोसेस आ गया? फॉल्स। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरी, ना 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 ना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करता है जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहता है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, यहां पर यूनिट बोल रहा है, टोटल अमाउंट नहीं कह रहा। टोटल अमाउंट में तो फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा और वेरिएबल वेरी करेगा, पर यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट वेरी करेगा, पर यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है। ठीक है सर, आप पहली क्लास मैंने पढ़ाया था आपको, जहां मैंने आपको बताया था दोनों में तीनों में डिफरेंस। ये भी फॉल्स है। फाइनल अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनल अकाउंट क्या ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि जिससे प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर पाए? यस। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या इंफॉर्मेशन देता है? सिर्फ डिसीजन लेने की। फाइनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की इंफॉर्मेशन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिसीजन लेने की देता है। ट्रू है इसका आंसर। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर असेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द, फाइनेंशियल पोजीशन निकालने का काम होता है फाइनल अकाउंट का। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिससे कॉस्ट कैलकुलेट हो पाए या डिसीजन लिया जा सका है। तो ये कह रहा है नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन होते, गलत है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने का काम होता है फाइनल अकाउंट का, ना कि कॉस्ट अकाउंट का। फॉल्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए? यस। देखिए मैनेजमेंट का बहुत यूज आता है कॉस्ट अकाउंट। मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है, प्राइस फिक्स कर सकता है, प्राइस कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। तो एक तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट कंट्रोल माना जाता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सर्विस कॉस्टिंग कहां यूज हो जाती है? जहां गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, जहां सर्विस देते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जहां सर्विस दी जाती है वहां सर्विस कॉस्टिंग लगती है। ये तो कह रहा है प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में लगती है। फॉल्स है इसका आंसर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाई जाती है? यस, ये ट्रू है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट इज कॉस्टिंग। क्या कॉस्ट को फाइंड करना का प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं? बिल्कुल सही। कॉस्टिंग की डेफिनेशन में यही लिखवाया था, कॉस्टिंग की डेफिनेशन में यही लिखवाया था कि आप किसी कॉस्ट को निकालने को क्या कहते हैं? कॉस्ट। डेप्रिसिएशन इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। नहीं सर, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं, डेप्रिसिएशन से तो कॉस्ट जाती ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, कैश फ्लो होता ही नहीं। बताओ, मैंने मशीन में 10% का डेप्रिसिएशन लगाया तो मेरा कितना कैश जेब से गया? 1 रुपया भी नहीं गया। मशीन खरीदने में कैश गया ना, मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, उसमें मेरा कैश चले गया। अब 10 लाख की मशीन खरीदने के बाद मैंने उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो हर साल पैसा जा रहा है जेब से? नहीं, डेप्रिसिएशन इज कैश आउटफ्लो होता ही नहीं, तो जेब से जाता ही नहीं। फॉल्स है। डेप्रिसिएशन से आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होता, गलत, फॉल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरी करेगा, इंक्रीज डिक्रीज? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। यही तो खासियत है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की, हमेशा फिक्स रहता है। ये भी फॉल्स है। ऑल कॉस्ट आर कंट्रोलेबल? नहीं, कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती है जो अनकंट्रोलेबल होता है। तभी हमारे को क्लासिफाई भी पढ़ाया था कि कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है और कुछ कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होती है ना। तो हमारे पास सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल ही होगी? नहीं, हमने अनकंट्रोलेबल भी तो पढ़ा है, मतलब कुछ तो ऐसी कॉस्ट होगी जो अनकंट्रोलेबल भी हो। तो कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल, कुछ अनकंट्रोलेबल, सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं होती। ये भी फॉल्स है। कैश डिस्काउंट क्या कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड करते हैं? यस, ये बिल्कुल सही है। कैश डिस्काउंट को कॉस्ट शीट में लाते ही नहीं, एक्सक्लूड करते थे, बिल्कुल सही, ट्रू। फाइनेंस एक्सपेंस इंक्लूड किया जाता है कॉस्ट शीट में? नहीं, फाइनेंस एक्सपेंस नहीं, सिर्फ कॉस्ट एक्सपेंस। ये तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, जैसे कि डिविडेंड देना फाइनेंस एक्सपेंस होता है दोस्तों, है ना। लोन पे इंटरेस्ट देना फाइनेंस एक्सपेंस है, ये नहीं आता है कॉस्ट शीट के अंदर। फॉल्स है। कह रहा है इंक्लूड आता है, हमें कह रहे हैं नहीं आता, फॉल्स है इसका आंसर। अगर मैं कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं कम अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? नहीं, देखिए कस्टमर को डिस्काउंट देना एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है।
कस्टमर को डिस्काउंट देना क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, और एडवर्टाइजमेंट का पार्ट मींस सेलिंग पार्ट है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन। भाई कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। कस्टमर को डिस्काउंट देना मतलब उसको अट्रैक्ट करना, सेलिंग का पार्ट है सर ये एडवर्टाइजमेंट का। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। क्या एक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एक पीरियड कॉस्ट है? नहीं दोस्तों, देखिए पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में खर्च हो। वेरिएबल तो कहीं भी खर्च हो सकता है, मटेरियल खरीदो, ये पीरियड थोड़ा ना है। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट कॉस्ट कह सकते हैं हम, पीरियड कॉस्ट नहीं कहेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट कहेंगे। क्योंकि पीरियड कॉस्ट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड, जैसे कि सैलरी देना, एक महीने की सैलरी है, रेंट देना, एक साल का रेंट, एक महीने का रेंट है, उसको कहते हैं पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, पीरियड नहीं प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। यहाँ प्रोडक्ट पे खर्च होता है, पीरियड भी नहीं, पीरियड वाइज खर्च नहीं होता कि एक महीने में इतना ही खर्च करना है, नहीं ऐसा नहीं होता, फॉल्स। इन द सीमेंट इंडस्ट्री द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज पर टन। क्या सीमेंट को पर टन के हिसाब से मेजर किया जाता है? कर सकते हैं, सीमेंट को पर टन के हिसाब से मेजर किया जा सकता है, पर बैग के हिसाब से मेजर किया जा सकता है, पर टन के हिसाब से भी किया जाता है। ठीक है, ये सही मेजरमेंट है, सीमेंट को पर टन के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर बैग के हिसाब से, एक बैग ऑफ सीमेंट से भी हिसाब से मेजर करते हो, पर टन के हिसाब से। अगर मैं स्क्रैप इज अ रेजिडुअल वैल्यू विच कम आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट इट हैज नो रिकवर वैल्यू। जो स्क्रैप निकल कर आता है दोस्तों, ठीक है, मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, उससे मेरा कोई स्क्रैप निकल कर आ गया, तो वो बेकार है, क्या वो कबाड़ी वाले को नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। जो बिकने वाली चीजों की बिक जाएगी और जो नहीं बिकेगी नहीं बिकेगी भाई। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारी स्क्रैप जो निकल कर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो बेकार ही है, उसकी कोई रिकवर वैल्यू नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्क्रैप होते हैं जिसकी रिकवरेबल वैल्यू होती है, जो बिकते हैं, राइट। तो ये आंसर फॉल्स है। कह रहा है कोई भी रिकवर वैल्यू नहीं होती स्क्रैप की, नहीं होती है, किसी किसी की होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अस अ बेसिक मेथड इज स्पेसिफाई ऑर्डर कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज अ बेसिक मेथड इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। नहीं नहीं, ऑर्डर आने पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थोड़ा लगाते हैं, ऑर्डर कॉस्टिंग लगाते हैं। क्या कह रहा है ये? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज अस अ बेसिक मेथड इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। हाँ, इधर मल्टीपल देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप क्या ऐसी घर बनाना चालू कर दोगे? जब आपको घर बनाने का ऑर्डर आएगा तभी तो चालू करोगे। तो कभी कभी ऐसी जगह पर ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट दोनों लग सकता है। ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम जहां पर ऑर्डर आएगा तभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे ना। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं आपके पास आया कि मुझे अपना घर बनाना है, तभी तो आप जाओगे घर बनाओगे। अब मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप भी खाली बैठे हो, मैं भी खाली बैठा हूं, आप ऐसे तो ना काम करोगे। इसलिए ऑर्डर आने पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जब ऑर्डर आएगा तभी हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, तभी हम ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। ठीक है। ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर टर्म्स एज ओवरहेड। यस, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे उनको ओवरहेड कहा जाता है। ट्रू है। डायरेक्ट वेजेस क्या वेरिएबल कॉस्ट है? यस, वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक रेलिवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या एक हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? जो हम खर्च कर देते हैं फिर हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हिस्टोरिकल करते हैं। एक होता है प्री डिटरमाइन, खर्च करने से पहले का अनुमान लगाना। एक होता है हिस्टोरिकल, जो खर्च कर दिया उसके बाद बताते हैं क्या खर्च करा। तो जो भी पैसा हम खर्च कर देते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होता है, क्योंकि वो उससे हम डिसीजन ले पाएंगे। भाई हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, अब क्या करना है आगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो हम खर्च कर देते हैं। तो हर जो कॉस्ट हम खर्च कर देते हैं, एक्चुअल कॉस्ट, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल। यस, अभी मैंने आपको बताया कि भले ही कंस्ट्रक्शन का काम हो, आपको जब ऑर्डर आएगा तभी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर पाओगे ना। तो यस, बिल्कुल सही है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वो जॉब कॉस्टिंग के जो प्रिंसिपल्स है उस पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आने पर काम करना जॉब कॉस्टिंग होता है। ऑर्डर आएगा तब मैं काम करूंगा, जॉब कॉस्टिंग। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यही होता है, ऑर्डर आएगा कंस्ट्रक्शन का तभी वो कंस्ट्रक्शन कर पाएगा। बस फर्क ये आता है, जॉब और कंस्ट्रक्शन में दोनों ही ऑर्डर आने पे काम होते हैं, पर एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे होता है, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है। जहां ऑर्डर आने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो जॉब कॉस्टिंग, जहां ऑर्डर आने में कंस्ट्रक्शन का काम हो वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
तो बिल्कुल सही है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, यस बिल्कुल सही, अभी हमने ऊपर पढ़ा। एबनॉर्मल कॉस्ट इज कंट्रोलेबल, क्या सारी एबनॉर्मल कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है? बिल्कुल सर, एबनॉर्मली तो कंट्रोलेबल होती है, नॉर्मल कॉस्ट थोड़ी ना होती है। नॉर्मल का मतलब ये होना ही खर्च है, ऐसी नॉर्मल कॉस्ट, ऐसी नॉर्मल लॉस जो खर्च होगा ही होगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। चाय बनाओगे, आधा किलो दूध डालोगे, आधा किलो चाय नहीं निकल कर आएगी, कुछ चाय भाप बनकर उड़ जाएगी। बर्फ खरीद के लाओगे 1 किलो नहीं पहुंचेगी घर पे, कुछ पिघल जाएगी। तो कुछ कॉस्ट जो होती है वो कंट्रोलेबल नहीं है, जैसे कि नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस कंट्रोलेबल नहीं होता। पर एबनॉर्मल, आप बर्फ गिरा दो तो एबनॉर्मल है, अब बर्फ नहीं गिराओगे तो बच जाएंगे। तो एबनॉर्मल कॉस्ट सारी कंट्रोलेबल होती है, पर नॉर्मल कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं है, वो खर्च होनी होनी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो दिस विल बी द राइट, एबनॉर्मल कॉस्ट सारी कंट्रोलेबल होती है, पर नॉर्मल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल होती है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा बाय द राइज इन आउटपुट एंड इंक्रीज विद द फॉल इन आउटपुट। ये तो निकाल लो यार, ये तो आप कैलकुलेट कर लो कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा अगर मैं आउटपुट बढ़ा दूं विद राइज इन आउटपुट एंड इंक्रीज विद फॉल इन आउटपुट। देख लेते हैं, मान लो मेरी फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ठीक है, और मैं इसमें यूनिट बना रहा था 10,000, तो मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट मेरी 1 लाख ही है, पर इस बार यूनिट बना रहा हूं मैं 15,000, मैंने फिक्स कॉस्ट को क्या कर दिया? यूनिट बढ़ा दी। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है दोस्तों, यूनिट बढ़ा दिया, तो बताओ फिक्स कॉस्ट सेम है, अगर यूनिट बढ़ा दूं तो क्या होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 15,000, तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी, 6.6। तो अगर यूनिट बढ़ा दी तो कम हो जाएगी। मान लो अगर यूनिट कम कर दूं तो 1 लाख फिक्स कॉस्ट है और 5,000 कर दूं तो 10,000 की जगह 5,000 कर दूं यूनिट, तो मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? पर यूनिट सर बढ़ जाएगी, 20 हो जाएगा। मतलब फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है, वो डिपेंड करता है आप यूनिट बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। अगर पर यूनिट घटा रहे हो, अगर आउटपुट डिक्रीज कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, और अगर आउटपुट बढ़ा रहे हो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट घट जाएगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? बताओ, अगर आउटपुट को मैं इंक्रीज करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट घट जाएगी, और आउटपुट अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आउटपुट को आप गिराओगे, फॉल करोगे, डिक्रीज करोगे तो बढ़ेगा, यस, और आउटपुट को अगर आप बढ़ाते हो तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। आउटपुट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगा पर यूनिट, आउटपुट घटाने से फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है इसमें। ट्रू है, खत्म हो गया ट्रू फॉल्स। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ, कॉस्टिंग क्या है दोस्तों? टेक्निक है, किस चीज की? गुड्स कॉस्ट को असरटेन करने की। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट, पहले वाले का आंसर। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंस है, आर्ट है, और क्या है? प्रैक्टिस। कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस। कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन में समझाया था मैंने कि वो साइंस भी है, आर्ट भी है, और प्रैक्टिस भी है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। कॉस्ट अकाउंटिंग सर्व इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा भाई? इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा? मैनेजमेंट को, जो चाहिए होगा मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन ला कर देगा। तो मैनेजमेंट की नीड के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग काम करता है। आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डाटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में ले सकते हो, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ले सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, डाटा देता है, किसको देता है? मैनेजमेंट को देता है, जिससे वो डिसीजन ले पाए। तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज बीन डेवलप बिकॉज ऑफ डैश ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप होता है बिकॉज ऑफ डैश ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया इसलिए गया है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियां थी, उन कमियों को खत्म करा कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन को खत्म करने की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुआ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप इसलिए करा गया है कि कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, जैसे कॉस्ट का सर्टेन करना, कॉस्ट का टोटल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, ये नहीं कर पाएगा। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन को खत्म करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप करा गया। छठा आप याद कर लीजिएगा,
रिफाइनरी, जहां पर भी रिफाइनरी का काम होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल बनाते हैं, जहां रिफाइनरी का काम होता है वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग लगाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए कौन सा सुटेबल मेजरमेंट रहता है, बताइए सर। टन के हिसाब से, टन के हिसाब से कि कितना टन माल उस ट्रक में डाला और कितने किलोमीटर तक जाना है, उसके हिसाब से आपसे पैसा चार्ज किया जाएगा पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर एक टन 1 किलोमीटर दूर जाएगा, अगर एक टन में 1 किलोमीटर दूर छोड़ूंगा तो मैं आपसे इतना रुपए चार्ज करूंगा। तो जो गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो टन और किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा चार्ज करते हैं, तो पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा चार्ज करेंगे। बहुत बढ़िया, आंसर देख के जवाब नहीं देना दोस्तों। आगे क्या है, फॉर द गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी डैश इज सुटेबल, ये तो हो गया। द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन को बढ़ाने से कॉस्ट नहीं बढ़ती, प्रोडक्शन घटाने से कॉस्ट नहीं बढ़ती। बताओ ऐसी कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन के बढ़ाने से और प्रोडक्शन के घटाने से कॉस्ट में अगर चेंज ना आए दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, सेमी फिनिश गुड इज आल्सो नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, है ना भाई। जो आधे अधूरे गुड्स हैं, जो आधे बने और आधे नहीं बने, उनको WIP कहते हैं ना। वो गुड्स जो आधे बनकर तैयार हो गए और कुछ रह गए बनने का, कंप्लीट नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। आंसर देख के बता रहे हो। द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन सब के टोटल को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट, राइट। क्या सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है, अभी मैंने आपको बताया था नहीं, सारी कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं होती, ऑल कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, आगे अगर मैं सारे इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्रीगेट कर दूं, मतलब सम कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ओवरहेड। अभी पढ़ा हमने ट्रू फॉल्स में, सारे इनडायरेक्ट खर्चों का एग्रीगेट करने को क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को दूसरा नाम होता है वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है, वर्क ओवरहेड। चार्जेबल एक्सपेंस किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट कॉस्ट का। चार्जेबल एक्सपेंस किसका एग्जांपल है, डायरेक्ट कॉस्ट का। ठीक है ना, आगे बढ़ो। डैश कॉस्ट विच आर असर्टेन आफ्टर दे बीन, खर्च करने के बाद हम ये निकालते हैं कि कितनी कॉस्ट खर्च हुई, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं जब कॉस्ट खर्च कर दूंगा, जब मैं पैसा खर्च कर दूंगा उसके बाद देखूंगा कितना खर्च करा, तो उसको हिस्टोरिकल कहते हैं। प्री डिटरमाइन तो क्या होता है, खर्च करने से पहले कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, पर खर्च करने के बाद कॉस्ट का कैलकुलेशन करने को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। एनी एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द प्राइम कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, मुझे आंसर रटे हुए हैं। कोई भी खर्चा जब आप करते हो प्राइम कॉस्ट से ऊपर, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तक तो डायरेक्ट आती है, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट के अंदर सारी डायरेक्ट खर्चा आता है। प्राइम कॉस्ट से ऊपर जो खर्चा करोगे सारा इनडायरेक्ट है, इसका मतलब वो ओवरहेड है। तो प्राइम कॉस्ट से अगर ऊपर खर्चा करते हो तो सारा वो इनडायरेक्ट होगा, तो मींस ओवरहेड है। इन डैश कॉस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन, जब हम कॉस्ट का कैलकुलेशन ग्रुप वाइज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था दरवाजे 20 दरवाजे, तो हम कहेंगे उसको भाई 20 दरवाजे का प्राइस ये रहा। हम पर यूनिट कैलकुलेशन नहीं करते, हम एक बैच में कैलकुलेशन करते हैं, ग्रुप में कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर बैच कॉस्टिंग लगाई जाती है। तो कह रहा है जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो ग्रुप वाइज, किसी प्रोडक्ट के ग्रुप में डाल दो, मतलब प्रोडक्ट मतलब 10 प्रोडक्ट एक ग्रुप में डाल दो, उस ग्रुप की कॉस्ट निकालते हो, वहां पर बैच कॉस्टिंग लगती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सेपरेट ऑफ डैश ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट क्या है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। 20 का देखो, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉस्ट यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होगी, नंबर ऑफ यूनिट। ऑटोमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं भाई, ऑटोमोबाइल का मतलब कार बनाने वाली कंपनी, ये वाला मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यही होता है ना ऑटोमोबाइल मतलब, हाँ
कार बनाने वाली कंपनी जो होती है ऑटोमोबाइल होती है, तो भाई वो कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हो, एक कार की कैलकुलेशन निकालते हो, मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट, एक कार इतने रुपए की पड़ेगी, एक कार इतने की पड़ेगी ना, वो तो कहते ग्रुप में तो कहते नहीं है, तो यूनिट कॉस्टिंग लगती है जब एक यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है, तो यूनिट के हिसाब से कहते हैं, नंबर्स ऑफ यूनिट के हिसाब से। डैश कॉस्ट आर पार्सली फिक्स्ड और पार्सली वेरिएबल, कौन सी होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, आउटपुट के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन होता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आउटपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट घटेगा तो इंक्रीज हो जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग आउटपुट, आउटपुट बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं डिलीवरी वैन की वेजेस दे रहा हूं तो वो क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा, है ना, वेजेस ऑफ डिलीवरी वैन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग डील इन पार्टली विद द फैक्ट एंड फिगर एंड पार्टली विद एस्टिमेशन। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग ना एस्टिमेशन पे वर्क करता है, मैं आपको फिर बताऊंगा, जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग होगा वो एस्टिमेट अनुमानित पे ही काम करता है और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। एक्चुअल तो तब होगा जब कॉस्ट खर्च हो गया, हम तो उससे पहले कैलकुलेट करते हैं ना कि डिसीजन ले पाए, तो एस्टिमेशन पे काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड लास्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, अबाउट द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस एंड ऑपरेशन। कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, डिटेल देता है, इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में, सर्विस की कॉस्ट के बारे में, प्रोसेस की कॉस्ट के बारे में, सभी की कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना किसका काम है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। खत्म हो। अब ये दो क्वेश्चन बच गए, ये दो क्वेश्चन आप, ये वाला क्वेश्चन तो सेम आपको करना है, 13 क्वेश्चन के कॉपी है, 13 क्वेश्चन का कॉपी है वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, इन सब के बारे में आपको लिखवा दिया था, इन सब के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था। आपको कॉस्ट पर यूनिट, आप पहले टोटल कॉस्ट निकालना, वो है ना कॉस्ट ऑफ सेल, इस क्वेश्चन में आप निकालना कॉस्ट ऑफ सेल और उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर देना, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। नहीं होगा तो ग्रुप में मुझे बताना कि नहीं हो पाया। फरमाया आप टोटल कॉस्ट निकालना, देखा ये टोटल 1,81,100 ये टोटल कॉस्ट, इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे टोटल टन से 14,775 तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 8, और ये सब आपको दे रखा है। अब आपको ये पता लगाना है कि फैक्ट्री का रेंट कहां जाएगा, फैक्ट्री में, प्रोडक्टिव वेजेस कहां जाएगा, देखो ये जो प्रोडक्टिव वेजेस है इसको डायरेक्ट वेजेस कहते हैं और अनप्रोडक्टिव को इनडायरेक्ट वेजेस कहते हैं, तो ये आ जाएगा ओ फैक्ट्री ओवरहेड, ये आ जाएगा डायरेक्ट लेबर में। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर चीजें डालनी है। दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना कि नहीं हो पाया, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो गया, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास होगी, डाउट नहीं होगा तो नहीं होगी, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तो कॉपी है 13 क्वेश्चन का, जो 13 एग्जाम्पल मैंने कराया था उसका कॉपी है ये पूरा, और ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से डालना है कि कौन सा खर्चा आएगा कौन सा नहीं, सारे खर्चे आ जाएंगे पर एक दो खर्चे जो होंगे वो नहीं माने जाएंगे इसके अंदर, ठीक। खत्म हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।